जय हिंद एवरीवन। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड राइट। तो भाई, वेलकम अगेन। दिस इज़ अवर यूट्यूब चैनल जिसका नाम है फॉर जंक्शन। ओके, तो अभी कंप्लीट रीजनिंग के पार्ट वन एंड पार्ट टू हो चुका है। ठीक है, जिसमें अप्रॉक्स इसमें हमने 4 टॉपिक्स किए थे, इसमें 6 टॉपिक्स किए थे, तो 10 टॉपिक्स हो चुके हैं। अभी आपके 8 टॉपिक और बचे हैं, है ना, जो आज हो जाएंगे कंप्लीट। वही अगेन 60 मिनट 70 मिनट में। ओके, इसके बाद आपका रीजनिंग कंप्लीट। अपना प्रैक्टिस करते रहो एंड इम्प्रूव योर, ठीक है, अपने आप को इम्प्रूव करो, इम्प्रूव योर सेल्फ, है ना। बात समझ में आ रही है? तो काफ़ी सारे टॉपिक हमने कर लिए, जैसे क्लासिफिकेशन हो गया, सीरीज हो गया, एनालॉजी हो गया, है ना, मिरर इमेज हो गया आपका, उसके बाद आपका मिसिंग नंबर्स, ठीक है, डॉट इन फिगर्स, और भी बहुत सारे टॉपिक अपने कंप्लीट हो चुके हैं। ब्लड रिलेशन हो गया, वेन डायग्राम हो गया, ठीक है, डायरेक्शन डिस्टेंस हो गया, सिटिंग अरेंजमेंट हो गया, इसमें ये नया टाइप था, स्क्वायर टेबल वाला। अब आज का आपका टॉपिक है क्लॉक एंड कैलेंडर। ठीक है, तो पहले मैं बात करूंगा कैलेंडर की। तो अगर मैं बात करूं कैलेंडर की, तो कैलेंडर से वही क्वेश्चन आता है, आपको डे दिया होगा कोई भी, संडे मंडे ट्यूसडे, और कुछ दिनों बाद मान लो बोल देता है वो 70 डेज बाद या 80 डेज बाद डे क्या होगा। ठीक है, इसी टाइप का क्वेश्चन आता है। अब बस आपको इसमें एक चीज़ समझनी है कि अगर आप सेवन के मल्टीपल्स में डे चेंज करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। फॉर एन एग्जाम्पल, मान लीजिए आज संडे है, ठीक है, आज क्या है, संडे। 7 दिन बाद भी क्या होगा, संडे ही होगा। अब मैं बोलूँ 14 डेज बाद क्या होगा, तो 14 डेज बाद भी अगेन क्या होगा, संडे ही होगा, राइट। क्योंकि 7 दिन बाद फिर संडे आएगा, फिर उससे अगले 7 दिन बाद भी क्या आएगा, संडे आएगा। 21 डेज बोल दूँ तो भी संडे ही होगा। मतलब अगर सेवन के मल्टीपल्स में, अब यहाँ पे एन नंबर कुछ भी हो सकता है, ठीक है, अगर सेवन के मल्टीपल्स में डे इंक्रीज हो रहे हैं या डिक्रीज भी हो रहे हैं, मान लो मैं बोलता कि इससे 7 दिन पहले कौन सा डे रहा होता, संडे से 7 दिन पहले वो भी संडे ही रहा होता, 14 दिन पहले वो भी संडे ही रहा होता। मतलब अगर सेवन के मल्टीपल्स में डे चाहे इंक्रीज करें चाहे डिक्रीज करें, तो आपका डे चेंज नहीं होता है। ठीक है, अगर उससे ऊपर नीचे है एक दो, मान लो मैं बोलूँ 16 डेज बाद क्या होगा, तो क्या मैं 16 को 14 + 2 लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। 14 डेज होते तो क्या होता, संडे। बट इस 14 में अब 2 दिन और एक्स्ट्रा हैं, तो संडे में 2 दिन और एक्स्ट्रा कर दो। मतलब संडे में एक दिन एक्स्ट्रा करोगे तो मंडे, और दूसरा दिन भी एक्स्ट्रा करोगे तो ट्यूसडे। तो आपके ट्यूसडे हो जाएगा 16 दिन बाद। आई बात समझ में? तो आपको पहले सेवन के मल्टीपल्स में निकाल लेना है, उसके बाद जो एक दो दिन एक्स्ट्रा बच रहे हैं उनको घटा बढ़ा के आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं सीधे। अब जैसे ये बोल रहा है कि इफ इट इज वेनेसडे ऑन 13 सितंबर 2023, तो क्या होगा 30 अगस्त 2030 को। अब देखिए, 13 सितंबर, मैं 2030 की बात करता हूँ, तो 13 सितंबर 2023 से लेके 13 सितंबर 2030 तक मैं अगर जाऊँ, तो बीच में कितने साल आएंगे एग्जैक्ट, 7 ईयर्स। ठीक है, अब इन 7 ईयर्स में क्या होगा, 5 साल तो ऐसे होंगे जिनमें 365 दिन होंगे, ठीक है, बट 2 साल ऐसे भी होंगे जिनमें 366 दिन होंगे। ये 2 साल कौन से हैं, 2024 और 2028। क्यों? क्योंकि ये क्या है आपके, लीप ईयर। लीप ईयर में फरवरी जो होता है वो 29 का होता है ना, तो एक दिन एक्स्ट्रा हो जाता है। तो 2 साल तो कैसे होंगे जिनमें 366 दिन होंगे, और 5 साल कितने होंगे, जिनमें 365 दिन होंगे। तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 366 को मैंने लिख दिया 365 + 1, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगेन दो को मल्टीप्लाई कर दिया, 365 से अलग और 1 से अलग। अब 365 मैंने कॉमन ले लिया, तो ये क्या बचेगा, 5 + 2, इन दोनों में से, और दो अलग है ही, तो ये क्या बचेगा, 365 × 7 + 2। तो मैंने क्या, इतने दिन होंगे, 13 सितंबर 2023 से लेके 13 सितंबर 2030 तक। तो सेवन के जो मल्टीपल्स हैं उनसे तो कुछ फर्क पड़ने वाला है ही नहीं, अभी समझ लिया। तो मतलब अगर यही दिन होते तो क्या होता, वेंसडे होता, बट मेरे को यहाँ दिख रहा है 2 दिन एक्स्ट्रा भी हैं, तो वेंसडे में 2 दिन एक्स्ट्रा करोगे तो क्या आएगा, फ्राइडे आएगा। अब ये फ्राइडे कब आया है, ये फ्राइडे आया है आपका 13 सितंबर 2030 को, लेकिन मेरे को निकालना कब है, 30 अगस्त 2030 को। तो अगर मैं 13 सितंबर से 30 अगस्त पे जाऊँ, तो मेरे को कितने दिन पीछे जाना पड़ेगा, 14 डेज। ये समझ में आ रहा, 14 डेज कैसे, एक तो 31 अगस्त, और 1 से 13 सितंबर, तो मेरे को 14 दिन पीछे जाना पड़ेगा।
तब मेरा 30 अगस्त आएगा। और मैंने बताया था 7 के मल्टीपल्स में, अब जो 14 है वो 7 का मल्टीपल है, 7 × 2, तो 7 के मल्टीपल में पीछे भी जाओगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब 30 अगस्त को वही डे होगा जो 13 सितंबर को था, तो 30 अगस्त को कौन सा डे हो जाएगा? फ्राइडे। आई बात समझ में? तो आपको कुछ नहीं करना है, जितने भी दिन दे रखे हैं ना, चाहे ईयर्स हो चाहे कुछ भी हो, उसको 7 के मल्टीपल्स में लेके आओ। जितने 7 के मल्टीपल्स में होंगे उनमें कोई चेंज नहीं आएगा। बाकी एक दो दिन जो घट बढ़ रहे हैं उसके हिसाब से चेंज कर देना। आई समझ में बात? जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इफ टुडे इज फ्राइडे, तो आज भाई क्या है? फ्राइडे। लेकिन मेरे को कितने दिन आगे जाना है? वॉट विच विल द डे विल बी आफ्टर 72 डेज, तो 72 डेज आगे जाना है। तो 72 डेज आगे जाओगे मतलब 70 + 2। अब ये 7 का मल्टीपल हो गया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब फ्राइडे +2। और फ्राइडे में 2 दिन ऐड कर दो, फ्राइडे से आगे सैटरडे, सैटरडे से आगे संडे, तो आपका संडे आ जाएगा आंसर। 72 डेज बाद क्या होगा? संडे होगा। आई बात समझ में? तो ये तो हो गया आपका कैलेंडर। ठीक है, 7 के मल्टीपल्स में निकालो, बाकी एक दो दिन जो आगे बढ़ रहे हैं उनको ऐड कर दो। ठीक है, अब आपका आता है क्लॉक। तो क्लॉक का सिंपल सा फॉर्मूला है एक, इसमें हमेशा यही क्वेश्चन आएगा, आवर और मिनट हैंड के बीच में कितना एंगल बनेगा। ठीक है, तो इसका जो एंगल होता है ना बिटवीन आवर एंड मिनट हैंड, वो होता है 30 × आवर्स -11/2 × मिनट। ठीक है, बात समझ में आई? ये कैसे होता है? अगर आपको डेरिवेशन समझना है तो भाई कमेंट में बता देना। ठीक है, मैं आपको डेरिवेशन बता दूंगा। ठीक है, 1 मिनट लगेगा, 2 मिनट के वीडियो से आपको डेरिवेशन समझ में आ जाएगा। बट ये फॉर्मूला आपके काम का है, बस आपको ज़्यादा चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए क्योंकि बहुत क्रूशियल टाइम चल रहा है, बहुत एंड स्टेज पे हो। ठीक है, इतना टाइम है नहीं कि आप सीखो ये डेरिवेशन कैसे होगा। ठीक है, तो आप ये फॉर्मूला याद रखना, इससे क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, बाकी ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। मेजर ऑफ द टू एंगल्स बिटवीन आवर एंड मिनट एंड ऑफ क्लॉक 7 o'clock। वो बोल रहा है 7 बजे हैं, तो आप 7 ही बजा दो सीधे। तो आपका जो मिनट हैंड होगा वो 12 पे होगा, और जो आवर हैंड होगा वो 7 पे होगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो भाई 7 o'clock को कैसे लिखोगे? 700, यही होता है 7 o'clock। अब लगा दो फॉर्मूले में, तो 30 × आवर्स की जगह क्या है? 7, -11/2 मिनट की जगह क्या है? 0। तो ये कितना आ जाएगा? 210 डिग्री। अब ये 210 कौन सा एंगल आया है? ये वाला, बड़ा वाला। इसमें दो एंगल है ना, अगर मैं इनके बीच के एंगल की बात करूं तो एक तो ये एंगल है जो ब्लू है, और एक ये एंगल है जो रेड है। ठीक है, अब एक सर्किल में टोटल एंगल कितना होता है? ये वाला, ये पूरा एंगल कितना होगा? 360। और 360 में से अगर मैं ये बड़ा वाला एंगल माइनस कर दूं तो मेरे पास ये ब्लू वाला एंगल आ जाएगा। तो अगर मैं 360 में से 210 माइनस कर दूं तो मेरे पास 150, ये छोटा वाला एंगल आ गया। तो एक तो एंगल होगा 210, एक होगा 150। यही आंसर हो गया आपका। ठीक है, बात समझ में आ रही है? और जो इसका एक ब्लॉक होता है ना, ये 30 डिग्री का होता है, जैसे यहाँ 1, तो ये होता है आपका 30 डिग्री। फिर अगर यहाँ पे 2 लिखेगा तो ये भी 30 डिग्री। ठीक है, तो ऐसे ही 30 30 12 बार ऐड होता है, तो 30 12 बार ऐड होके कितना हो जाता है? 360, पूरा सर्किल हो जाता है। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द एंगल बिटवीन आवर हैंड एंड मिनट हैंड। टाइम कितना दे रखा है? 3:25। तो वही फॉर्मूला लगाओगे, 30 H - 11/2 × m। तो 30 H कितना है? 3 है, -11/2, m कितना है? 25। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 90 -275/2, 90 -147.5, ये आएगा। हाँ, तो ये कितना आ जाएगा? सॉरी, 137 आएगा, 137.5 डिवाइड करने से, तो ये आएगा -47.5 डिग्री। ठीक है, अब आप कंफ्यूज हो जाओगे ये माइनस क्यों आ रहा है। देखिए, ये आपका क्लॉक है, मान लीजिए यहाँ पे 3 लिखा है, तो आवर हैंड थोड़ा नीचे होगा क्योंकि 25 मिनट और आगे चलेंगे ना हम। अगर फिक्स 3 बजे होते, सॉरी, अगर फिक्स 3 बजे होते तो आवर हैंड यहाँ पे आ जाता, बट 25 मिनट और आगे जाओगे तो थोड़ा आगे निकल जाएगा ये।
और मिनट हैंड कहाँ पे होगा? मिनट हैंड यहाँ पे होगा कहीं। तो भाई यहाँ से आप एंगल नापते हो, ठीक है। जो 12 वाली लाइन होती है ना बीच वाली, वहां से आप मीन पोजीशन लेते हो। तो मैंने क्या किया है, इस एंगल में से, जो मैं पर्पल कलर से बना रहा हूँ, इस एंगल को घटाया है, जो मैं ब्लू कलर से बनाया हूँ। तो कौन सा एंगल छोटा है? पर्पल वाला। तो जब आप छोटे में से बड़े को माइनस करोगे तो नेगेटिव आएगा ना, बस इसलिए नेगेटिव साइन आ रहा है, बाकी नेगेटिव साइन का कोई मतलब नहीं है। तो आपका एंगल कितना है? 47.5। और ये एंगल यहाँ पे कौन सा है? ये वाला, ये आवर हैंड और मिनट हैंड के बीच का एंगल, ये रेड वाला, ये 47.5 है। ये आ गया 47.5। बात समझ में आई? तो इस तरह से आपको एंगल निकालना है, ठीक है। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक है ऑर्डर एंड रैंकिंग। अब इसमें कुछ भी समझाने जैसा है नहीं, सीधे क्वेश्चन से देखते हैं, ठीक है। अब जो आपका रैंकिंग वाला आता है ना, इसमें दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं। फर्स्ट टाइप इज दिस, जो आपके सामने है। इसमें बोल रहा है कि एक रो है जिसमें 18 गर्ल्स हैं, ठीक है। तो ये एक रो है, ठीक है, जिसमें 18 लड़कियां हैं। तो अब ये कह रहा है व्हेन नताशा वाज शिफ्टेड बाय 2 प्लेस टुवर्ड्स द लेफ्ट, सी बिकेम नाइन्थ फ्रॉम द लेफ्ट एंड। तो सेकंड देखिए, पहली कंडीशन मेरे को नहीं पता क्या थी। पहली कंडीशन के बाद उसको 2 प्लेस शिफ्ट किया गया लेफ्ट की तरफ, तो वो नाइन्थ हो गई लेफ्ट से। लेफ्ट ये है, राइट ये है। नाइन्थ का मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8, और यहाँ नाइन्थ, ठीक है। तो यहाँ पे है नताशा, ठीक है। 9 हो गए यहाँ पे, 10 11 12 13 14 16 17 और 18, हो गए 18। तो यहाँ पे कितने हैं ये? नताशा को हटा दें तो 8 हैं। और यहाँ पे कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। बात समझ में आई? ये है सेकंड कंडीशन शिफ्ट करने के बाद। अब शिफ्ट करने से पहले क्या रहा होगा? इसने बोला है कि नताशा को 2 प्लेस लेफ्ट शिफ्ट किया है, मतलब मेरे को पहली पोजीशन चाहिए, तो मेरे को वापस आना होगा राइट में 2 प्लेस। तो फर्स्ट प्लेस एंड सेकंड प्लेस, मतलब नताशा पहले यहाँ पे थी, यहीं पे थी ना नताशा पहले। तो अब पूछ रहा है कि वो अर्लियर पोजीशन में, ये अर्लियर पोजीशन में, राइट एंड से उसकी पोजीशन क्या है, मतलब इधर साइड से काउंट करना है। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो उसकी 7th पोजीशन है अर्लियर स्टेज पे। आई बात समझ में? एक तो होते हैं ये क्वेश्चन किसमें, रैंकिंग में, और एक होते हैं ये वाले क्वेश्चन। इसमें बोला है कि ईच ऑफ 7 फ्रेंड्स, मीसा मिंसू मोही प्रिया वीर परी क्रिस, हैज़ ए डिफरेंट हाइट। अब देखिए यहाँ पे हाइट लिखा है, हो सकता है क्वेश्चन में एज आ जाए, या हो सकता है क्वेश्चन में इनकम आ जाए, ठीक है, कुछ भी आ सकता है, बट तरीका सेम रहेगा, ओके। अब ये पूछ रहा है कि कृषि जो है वो टॉलर है ओनली 3 पीपल से, मतलब वो इनकी हाइट को कंपेयर कर रहा है। तो भाई कंपेयर करने के लिए कितने लोग हैं मेरे पास? 7 लोग हैं। तो पहले 7 प्लेस बना लो, 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है। और इनको मैं डिक्रीजिंग हाइट में इनको जमा दूंगा। अब ये बोल रहा है, पहली लाइन क्या है, कृषि इज टॉलर दान ओनली 3 पीपल, मतलब कृषि बस 3 लोगों से बड़ी है। तो ये सबसे छोटा, सेकंड, थर्ड, मतलब कृषि को कहाँ आना पड़ेगा? यहाँ पे आना पड़ेगा, तभी वो 3 लोगों से टॉलर हो सकती है, ठीक है। अब कह रहा है परी इज टॉलर देन ओनली वीर। अब मान लो मैं परी को यहाँ रख दूँ, तो परी कृषि से भी बड़ी हो जाएगी ना, बट इसने लिखा क्या है कि वो ओनली वीर से बड़ी है। तो परी यहाँ पे नहीं आ सकती, परी को कहाँ आना पड़ेगा? यहाँ पे, और वीर आएगा यहाँ पे, तभी ये कंडीशन फुलफिल हो सकती है कि परी किससे बड़ी है? ओनली वीर से, ठीक है। अब कह रहा है मिसा इज टॉलर देन मिंसू बट नॉट मोही, मतलब जो मिसा है वो मिंसू से तो बड़ी है बट मोही से छोटी है। तो मैं अगर मिसा को यहाँ रख दूँ और मिंसू को रख दूँ यहाँ पे, तो क्या मिसा मिंसू से बड़ी हो गई? हाँ। और अगर मैं मोही को यहाँ रख दूँ, क्या मोही मिसा से बड़ी हो गई? हाँ, यही बोल रहा है। जो मिसा है, जो आपकी मिसा है, वो मिंसू से बड़ी है, मिसा मिंसू से बड़ी है, मिसा मोही से छोटी है, मिसा मोही से छोटी है, ठीक है। और लास्ट लाइन है प्रिया इज टॉलर देन मोही, तो प्रिया को, ये मोही है तो प्रिया इससे भी लंबी है। तो सबसे टॉलेस्ट कौन हो गया? प्रिया, उससे छोटा मोही, उससे छोटा मिसा, ठीक है। तो इसने पूछा गया हु इज टॉलेस्ट, तो टॉलेस्ट कौन है? प्रिया। तो ये आपका आंसर हो गया।
ठीक है, आपको जमाना पड़ेगा, जैसे जैसे बोलता जा रहा है वैसे वैसे करते जाओ। जैसे हम किस में कर रहे थे, सिटिंग अरेंजमेंट में कर रहे थे, वो बोलता जाता है, हम उसको ऐड करते जाते हैं। ये तो होते हैं आपके रैंकिंग वाले क्वेश्चन। अब आते हैं ऑर्डरिंग वाले क्वेश्चन। अब इसने बोला विच वन ऑफ द फॉलोइंग रेस्पॉन्स वुड बी मीनिंगफुल ऑर्डर। अब देखिए, आप इनको पहले पढ़ो, चैप्टर, इंडेक्स, बिब्लियोग्राफी, इंट्रोडक्शन एंड प्रीफेस। मतलब आपको पढ़ के ही लग गया कि किसी बुक की बात हो रही है। ठीक है, अब बुक में किस ऑर्डर में आते हैं ये, आपको उस ऑर्डर में जमाना है अपने सेंस से। तो सबसे पहले बुक में क्या आता है, प्रीफेस आता है, मतलब 5 नंबर सबसे पहले आएगा। अब 5 नंबर इसमें है पहले, इसमें है और इसमें है, तो ये ऑप्शन गया आपका कट। प्रीफेस के बाद क्या आता है बुक में, इंडेक्स आता है, मतलब 2 नंबर। 5 के बाद 2 इसमें है, 5 के बाद 2 है नहीं, 5 के बाद 2 है नहीं, तो ये आपका आंसर हो जाएगा इंडेक्स। इंडेक्स के बाद क्या आता है, इंट्रोडक्शन। इंडेक्स आता है, इंडेक्स के बाद इंट्रोडक्शन आता है, इंट्रोडक्शन के बाद आता है चैप्टर, और चैप्टर के बाद आता है बिब्लियोग्राफी। ये क्या होता है, जिनको नहीं पता, जो रेफरेंस लिखा होता है ना लास्ट में, कि कौन सा डेटा कहाँ से लिया गया है, उसको बोलते हैं। ठीक है, आप कोई भी बुक पढ़ोगे, आप कोई भी आर्टिकल जैसे विकिपीडिया पे पढ़ोगे, तो उसके एंड पेज पे लास्ट में लिखा होता है कि भाई रेफरेंस ये है, तो उस रेफरेंस को ही क्या बोलते हैं, बिब्लियोग्राफी बोलते हैं। ठीक है, तो ये सबसे एंड में होता है, तो 3 नंबर सबसे एंड में होगा। ठीक है, तो ये एलिमिनेट हो गए। तो मैं इसलिए बोलता हूँ कि रीजनिंग में सबसे बढ़िया तरीका टाइम बचाने का है एलिमिनेशन। जैसे ही आप 2 पे पहुंचे, तो आपने 3 ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए थे, तो आपका आंसर आ गया, आपको आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है। बात समझ में आई। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइटिंग, बुक, सेलर, आइडिया, फीडबैक एंड रीडर। तो एक बुक की बात हो रही है ना, बुक का आइडिया आया, उसको लिखेंगे, फिर वो पब्लिश होगी, फिर उसको लोग पढ़ेंगे, फिर फीडबैक देंगे, ऐसा कुछ हो रहा है ना। तो सबसे पहले क्या आता है भाई, बुक लिखने से पहले, पहले तो आइडिया ही आएगा ना। पहले आइडिया आएगा, मतलब पहले आएगा 4 नंबर, सब में ही है, कोई एलिमिनेशन नहीं है। ठीक है, आइडिया आने के बाद राइटर उसको लिखेगा, राइटिंग 1 नंबर, एक भी सब में है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। राइटिंग के बाद क्या होता है, वो बुक जाएगी, सॉरी, राइटिंग के बाद बुक, लिखने के बाद क्या होगा, बुक आपकी रेडी हो जाएगी, मतलब 2 नंबर, इसमें है, इसमें है, इसमें नहीं है, तो ये गया। ठीक है, अब बुक के बाद वो क्या होगी, सेलर के पास जाएगी, सेलर के पास जाएगी ना बुक। तो सेलर कितने नंबर पे है यहाँ पे, 3 नंबर पे, तो 2 के बाद आएगा 3, क्या इसमें है, नहीं, क्या इसमें है, नहीं, क्या इसमें है, हाँ। तो ये 3 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, तो यही आंसर बचेगा आपका। आई बात समझ में। तो सेलर से वो जाएगी रीडर के पास, और रीडर उसमें पढ़ने के बाद फीडबैक देगा। फीडबैक तो लास्ट में ही आता है ना। बात समझ में आई। तो ये आपका ऑर्डर एंड रैंकिंग है। अब आपके इसके लिए कॉमन सेंस चाहिए ना, आपको पता होना चाहिए कि बुक पब्लिश होती है तो उसमें क्या क्या स्टेप फॉलो होते हैं। आपको पता होना चाहिए कि कोई भी जो चैप्टर लिखा होता है, कोई भी जो बुक लिखी होती है, उसमें कैसे कैसे होता है भाई, पहले प्रीफेस होता है, फिर इंट्रो होता है, फिर चैप्टर होता है ना, फिर उसका लास्ट में बिब्लियोग्राफी होता है। ठीक है, इससे अगला टॉपिक है क्यूब एंड डाइस। अब देखिए, क्यूब एंड डाइस में ना 2-3 तरह के क्वेश्चन आते हैं, सीधे क्वेश्चन से ही समझेंगे, है ना। 3 टाइप के क्वेश्चन है, और 3 ही टाइप के क्वेश्चन आते हैं। और एक चीज़ याद रखना, जो आपका ये क्यूब एंड डाइस है ना, इसके क्वेश्चन आपके एसएसबी के ओआईआर में बहुत आते हैं। ठीक है, तो कर लेना सही से। देखिए, पहला आता है, जब आपको 3 डाइस दिए हों, ठीक है, और इसमें पूछा है, अब देखिए क्या बोल रहा है, 3 पोजिशन ऑफ द क्यूब आर शोन इन बिलो। ठीक है, व्हाट विल कम अपोजिट टू द फेस कंटेनिंग 1। ये पूछ रहा है कि 1 के अपोजिट क्या होगा। आपने देखा होगा ना डाइस, डाइस में एक फेस के अपोजिट दूसरा फेस होता है, और 4 उसके साइड फेस होते हैं डाइस के। मान लो आप 1 को देख रहे हो, तो उसके ऊपर वाला, ठीक है, जैसे मान लो आप 1 को देख रहे हो, तो इसके ऊपर वाला, इसके राइट, इसके लेफ्ट, और इसके नीचे, ये जो 4 फेस है ना, ये होते हैं आपके साइड फेस। ये इसके साइड में, ठीक है। एक 1 खुद है ही, ये सेल्फ हो गया, तो एक ये हो गया, 4 ये हो गए, टोटल कितने हो गए, 5। होते कितने टोटल फेस एक डाइस पे, 6। तो जो बाकी का एक है ना रिमेनिंग, वो क्या होगा, इसका ऑपोजिट फेस होगा। बात समझ में आ रही है। एक तो ये सेल्फ हो गया, 4 इसके साइड फेस हो गए, और एक इसका अपोजिट फेस होता है। तो देखिए, जब 3 डाइस दिए होते हैं ना, तो कई बार ऐसा होगा कि आपको चारों साइड फेस पता चल जाएंगे। मान लो आपको चारों साइड फेस पता चल गए,
और सेल्फ जो है जिसके बारे में पूछा है वो तो आपको पता ही है, जैसे यहाँ पे पूछा है इसने वन का अपोजिट, तो वन तो आपको पता ही है। और मान लो मेरे को चार साइड फेस भी पता चल जाए, तो जो बचा कुचा बचेगा एक ही तो बचेगा, वही क्या हो जाएगा, अपोजिट फेस। वही इस क्वेश्चन में हो रहा है। देखिए अगर आप इसको देखते हो, ये वन है, यहाँ पे भी वन है, वन के एक साइड फेस क्या है, टू, वन का दूसरा साइड फेस क्या है, थ्री, एक साइड फेस क्या है, फाइव, एक साइड फेस क्या है, फोर। तो मतलब टू, थ्री, फोर और फाइव, ये चारों क्या है इसके साइड फेस, पता चल गया ना डाइस से ही। और एक एक्स्ट्रा फेस लिखा है सिक्स, और एक खुदा है ये वन, ये हो गया सेल्फ। तो सेल्फ पता चल गया मेरे को, इसके चारों साइड फेस पता चल गए, तो जो एक्स्ट्रा बचा है सिक्स, यही क्या होगा, इसका अपोजिट फेस होगा। तो यही इसका आंसर होगा। एक टाइप के क्वेश्चन ये होते हैं कि आपको चारों साइड फेस बस देख के ही पता चल जाएंगे, आपको कुछ लगाने की जरूरत नहीं है और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। सेकंड होता है, आपको दो डाइस दिए हैं, ठीक है, एंड वन फेस कॉमन, इन दोनों में एक फेस कॉमन होगा। देखिए इसमें क्या है, एन, बी और एस, इसमें क्या है, एन, टी और क्यू, तो कॉमन कौन सा है, एन। तो जब एक फेस कॉमन होता है, फिर से सुन लेना, सिर्फ एक, जब एक फेस कॉमन होगा तो आप लगाओगे, आप रोटेशन को फॉलो करोगे। रोटेशन फॉलो करने का मतलब, अब इसमें एक फेस कॉमन है ना, कौन सा कॉमन है, एन, आप वहां से शुरू करो और डाइस पे रोटेट करो, ऐसे जैसे मैंने ये ब्लू एरो बनाया है। अब ये ब्लू एरो कौन सी डायरेक्शन में है, एंटी क्लॉकवाइज। तो आप दूसरे डाइस में भी क्या करोगे, एन से शुरू करोगे और एंटी क्लॉकवाइज एरो बनाओगे। बात समझ में आ रही है। इसमें आप रोटेशन फॉलो करना, मतलब अगर पहले में एंटी क्लॉकवाइज बनाया है तो दूसरे में भी एंटी क्लॉकवाइज बनाना है। एन से शुरू करके एंटी क्लॉकवाइज बना दिया, यहाँ भी एन से शुरू करके एंटी क्लॉकवाइज बना दिया। तो अब यहाँ फर्स्ट वाले में एन के बाद क्या आ रहा है, एस, और सेकंड वाले में एन के बाद क्या आ रहा है, टी। तो एस और टी अपोजिट होंगे। फर्स्ट वाले में एन से सेकंड नंबर पे क्या आ रहा है, बी, सेकंड वाले में एन से सेकंड नंबर पे क्या आ रहा है, क्यू, तो बी और क्यू अपोजिट होंगे। आई बात समझ में। जब आपके एक फेस कॉमन दिया है तो आप उसको पकड़ो और वहां से रोटेशन चालू करो। अगर आप क्लॉकवाइज भी कर रहे हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर फिर दोनों में क्लॉकवाइज करना। बात समझ में आ रही है। अगर आप क्लॉकवाइज भी करोगे, ठीक है, जैसे क्या था, एन, बी और एस, यही है, और यहाँ पे एन, टी और क्यू। अब मैं क्लॉकवाइज करूँ मान लो, तो एन से शुरू करके क्लॉकवाइज जाऊंगा ऐसे, एन से शुरू करके क्लॉकवाइज जाऊंगा, तो एन के बाद क्या आया, बी, यहाँ पे एन के बाद क्या आया, क्यू, तो बी और क्यू अपोजिट हो जाएंगे। फिर एन से आगे चला वी, बी से आगे क्या आ रहा है, एस, ऐसे यहाँ पे एन से चला क्यू, फिर उसके बाद क्या आ रहा है, टी, तो एस और टी अपोजिट हो जाएंगे। तो सेम इससे आया और सेम ही इससे आ रहा है, तो रोटेशन का फर्क नहीं पड़ेगा। बट ये याद रखना, अगर एक में एंटी क्लॉकवाइज है तो दूसरे में भी एंटी क्लॉकवाइज होगा, और एक में क्लॉकवाइज है तो दूसरे में भी क्लॉकवाइज होगा। और स्टार्ट उसी से करना है जो कॉमन फेस है। ठीक है। तो जो फर्स्ट कम फर्स्ट है वो अपोजिट हो जाएगा, सेकंड कम सेकंड है वो अपोजिट हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। ये कब करना है, जब एक फेस कॉमन हो। अब ऐसा भी होगा जब दो फेस कॉमन होंगे। चलो ये क्वेश्चन कर लेते हैं। ये कह रहा है कि अपोजिट फेस क्या होगा, बी का, तो बी का अपोजिट क्या आ रहा है, क्यू, तो क्यू इसका आंसर हो जाएगा। अभी बात समझ। अब ये सेकंड क्वेश्चन है, ये कह रहा है तीन पोजीशन दी है, कम अपोजिट टू द फेस कंटेनिंग ई। अब तीन क्यूब दे रखे हैं, तो पहले क्या चेक करोगे, क्या मेरे को चारों साइड फेस मिल रहे हैं। तो ई के चारों साइड फेस ढूंढो। तो ई के दो साइड फेस मेरे को इसमें दिख रहे हैं, सी और एफ, बट मेरे को कहीं और ई दिख ही नहीं रहा। तो मेरे को चारों साइड फेस पता नहीं चल रहे, मतलब वो मेथड नहीं लग सकता। ठीक है। बात समझ में आ रही है। अब आप एक चीज़ और देखो, क्या इसमें कहीं ई है, तो इसको अभी छोड़ दो। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आपको, आप इन दो डाइस की बात करो, यहाँ पे क्या है, सी, एफ और ई, यहाँ पे क्या है, सी, एफ और ए, तो यहाँ पे हैं टू फेस कॉमन। तो जब दो फेस कॉमन होंगे तो आप फॉलो करोगे पाथ कनेक्टिंग कॉमन फेसेस। मतलब
वहां पे तो आप रोटेशन फॉलो कर रहे हो। एंटी क्लॉकवाइज है तो दूसरे में भी एंटी क्लॉकवाइज होगा, क्लॉकवाइज है तो दूसरे में भी क्लॉकवाइज होगा। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, हो सकता है पहले में एंटी क्लॉकवाइज हो, दूसरे में क्लॉकवाइज हो, बट यहाँ पे क्या फॉलो करना है, पाथ जो कनेक्ट करेगा कॉमन फेसेस को। मतलब कॉमन फेस कौन कौन से हैं, सी और एफ, सी और एफ, सी और एफ डाइस में देखो, ठीक है। तो अगर मैं सी को एफ से कनेक्ट करूं तो मैं इस डायरेक्शन में मूव कर रहा हूँ, तो इसी में आगे बढ़ जाओ। ऐसे ही अगर मैं सी को एफ से कनेक्ट करूं तो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा हूँ, इसी में आगे बढ़ जाओ। तो ये दो तो कॉमन है, लास्ट में क्या आया, ई। ये दो तो कॉमन है, लास्ट में क्या आया, ए। तो ई और ए अपोजिट हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे एक में तो एंटी क्लॉकवाइज है और ये दूसरे में क्लॉकवाइज है रोटेशन। बट अगेन मैं बोल रहा हूँ जब टू फेस कॉमन है तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मैटर नहीं करेगा, एक ही चीज मैटर करेगी, जो पाथ से कनेक्ट कर रहे हो उसी पे जाना है। अब याद रखना, ऐसे मत करना कि यहाँ तो जा रहे हो, फर्स्ट में तो जा रहे हो सी टू एफ और दूसरे में जाने लग जाओ एफ टू सी, तो गलत हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है। आपको हमेशा फर्स्ट में सी टू एफ जा रहे हो तो दूसरे में भी सी टू एफ जाना है और उसको ही आगे एक्सटेंड करना है। ठीक है, बात क्लियर है। बस तो यही करना है। तो इसको कनेक्ट कर दो, ई आ जाएगा, इसको कनेक्ट कर दो, ए आ जाएगा, तो ई और ए अपोजिट हो जाएंगे। ई का अपोजिट पूछा है तो ए हो जाएगा ई का अपोजिट। ठीक है, अब आपका आ गया क्यूब। ठीक है, अब ये बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग क्यूब इन द आंसर फिगर कैन नॉट बी मेड बेस्ड ऑन द अनफोल्ड क्यूब इन द क्वेश्चन, कैन नॉट बी मेड। तो देखिए इसमें सिंपल तरीका है, अगर मैं इस एक्सिस पे इसको चेक करूं तो इसका ये वाला फेस और ये वाला फेस जो दूसरे के जस्ट अपोजिट हैं, ये डाइस में भी जस्ट अपोजिट होते हैं। सेम अगर मैं इसको इस एक्सिस पे ब्रेक करूं तो ये फेस और ये फेस अपोजिट होने चाहिए, मतलब ये क्रॉस वाला फेस और ये चारों डॉट, ये वाला फेस अपोजिट होंगे। अब फर्स्ट डाइस में देखो, ये आ गया क्रॉस वाला फेस, ये आ गया डॉट वाला, बट ये कहाँ पे आ रहे हैं, साइड बाई साइड आ रहे हैं। ये कैसे आ रहे हैं, साइड बाई साइड। बट मैंने क्या बोला था, ये कैसे होंगे, अपोजिट। तो ये नहीं हो सकता, ये नहीं बन सकता, ये गलत है। और वही पूछा है कि कौन सा नहीं बन सकता, तो यही होगा। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लेना, इसने ये पूछा कौन सा नहीं बन सकता। ठीक है, तो भाई ये नहीं बन सकता क्योंकि मैंने देखा अभी कि क्रॉस और डॉट अपोजिट होंगे, बट मैंने यहाँ पे क्या देखा, क्रॉस और डॉट एक साथ आ रहे हैं, तो ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यही तरीका फॉलो होगा, सेम। अब इसमें पूछा कैन बी फॉर्म्ड, कौन सा बन सकता है। तो मान लीजिए मैं इसको अगेन इस एक्सिस पे ब्रेक करता हूँ, तो ये डॉट वाला साइड और हैशटैग, ये हैज वाला साइन, ये एक दूसरे के क्या होने चाहिए, अपोजिट। बट इसमें देखिए हैज और डॉट एक दूसरे के साइड में है, तो ये नहीं होगा। इसमें हैज और डॉट एक दूसरे के साइड में, ये भी नहीं होगा। बात समझ में आ रही है। तो दो तो इससे एलिमिनेट हो गए। अब इसको दूसरी एक्सिस पे ब्रेक कर लो और इस पे वर्टिकल पे, तो स्टार और ये डबल सर्किल, तो स्टार और डबल सर्किल अपोजिट होने चाहिए। बट मैं यहाँ देख रहा हूँ स्टार और डबल सर्किल एक दूसरे के साइड बाई साइड है, तो ये भी नहीं होगा। तो ये तीनों ऑप्शन हो गए एलिमिनेट, तो ये आंसर बचेगा आपका, आ गया आंसर। ठीक है, एलिमिनेशन सबसे सही तरीका है रीजनिंग में। ठीक है, अब इससे बाद आता है आपका पैटर्न कंप्लीशन। भाई इसमें कुछ समझाने जैसा नहीं है, फटाफट खत्म करते हैं। ठीक है, अब इसमें आपको क्या चेक करना है, देखो यहाँ पे फिगर पे देखो, यहाँ पे ऐसे बन रहा है, यहाँ पे ऐसे बन रहा है, तो यहाँ पे भी कैसे होगा, ऐसे होगा साइड वाला। तो अब देखो, इसमें है, हाँ है, इसमें है, हाँ है, इसमें भी है, ठीक है, इसमें नहीं है, इसको हटा दो। ठीक है, ये हट गया, इससे हमने एक को एलिमिनेट कर दिया। ठीक है, अब दूसरा देखो, ये लाइन यूं है, इस पे लाइन कैसे आएगी, ऐसे आएगी। ठीक है, मतलब ऊपर वाला कॉर्नर और साइड वाला कॉर्नर कनेक्ट करना है। ठीक है, ऊपर वाला कॉर्नर और साइड वाला, तो क्या ऊपर वाला और साइड वाला कनेक्ट हो रहा है, नहीं। ऊपर वाला साइड वाला हो रहा है, हाँ। ऊपर वाला साइड वाला हो रहा है, हाँ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इसमें एक ही ट्राइंगल है ना, इसमें भी एक ही ट्राइंगल है, बट इसमें कितने बन रहे हैं, दो। तो ये भी नहीं हो सकता। तो एक, दो और तीन ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, तो ये आंसर होगा।
इसमें एक ट्राइंगल है और ये भी बन रहा है आपका। अब दूसरा क्वेश्चन देखो, अब ये लाइन यूं जा रही है, ठीक है, अब ये एक्सटेंड होके यूं भी तो आएगी, मतलब इसके मिडिल से इसके कॉर्नर तक। तो क्या ऐसी कोई लाइन है यहाँ पे? नहीं। क्या ऐसी कोई लाइन है यहाँ पे? नहीं। इन दोनों में है, मिडिल से कॉर्नर तक और मिडिल से कॉर्नर तक, ठीक है। अब अगेन ये जो लाइन है जो मिडिल से कॉर्नर तक जा रही है, इसके इधर साइड शेप है ना? तो जो लाइन यहाँ मिडिल से कॉर्नर तक जाएगी उसके इधर साइड आएगी, कोई भी जो शेप आनी है तो इसके इधर साइड आनी चाहिए, इसके इधर साइड आनी चाहिए। तो इसमें है पूरी शेप इधर साइड, इसमें तो इधर भी जा रहा है ना, इधर नहीं चाहिए मेरे को कुछ, तो ये भी गलत। तो ये हो जाएगा आपका। बात समझ में आ रही है? तो एलिमिनेशन लगाओ, बहुत जल्दी हो जाएगा। अगला है आपका एम्बेडेड फिगर्स। एम्बेडेड फिगर का मतलब क्या है? कोई भी एक छोटा फिगर होगा जो बड़े फिगर में छुपा हुआ होगा, एम्बेडेड होगा, ठीक है। अब इसने बोला है सिलेक्ट द ऑप्शन दैट इज नॉट एम्बेडेड इन द गिवन फिगर। तो गिवन फिगर ये है, बाकी ये छोटे छोटे चार फिगर दे रखे हैं। इसने पूछा है कि इन चारों फिगर्स को चेक करो कौन सा इस बड़े वाले फिगर में नहीं है। तो अगर मैं फर्स्ट को चेक करूं, ए को, तो ये मेरे को दिख गया यहाँ पे, जहाँ पे मेरा मार्कर चल रहा है, देखो दिख गया ना? तो ये तो है, ठीक है। तो ये अपना आंसर नहीं हो सकता क्योंकि हमें बताना है जो नहीं है। तो फिगर में है इसलिए आंसर नहीं है, ठीक है। अब ये देखो, ये नहीं है इसमें, तो यही आंसर होगा, ठीक है। बाकी ये भी मिल जाएगा, कहाँ मिलेगा ये? थर्ड वाला, थर्ड वाला देखो ये रहा, जहाँ मेरा मार्कर चल रहा है, यही है ना थर्ड वाला? हाँ यही है। फोर्थ वाला भी है यहाँ पे, देखो साइड में नीचे। तो आपको ये चारों फिगर में से ये वाला फिगर नहीं मिलेगा, बाकी ये तीनों इसमें मिल जाएंगे, मिल रहे हैं, इसलिए आंसर नहीं हो सकते। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में देखो, इसमें बोल रहा है कि ये फिगर इन चारों में से किस में है? तो भाई इसमें है, ये बन रहा, ये आपको देख के पता चल जाएगा, ठीक है। ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है। तो सी इसका आंसर हो जाएगा। हो गया एम्बेडेड फिगर्स। इसके बाद आता है आपका कोडिंग डिकोडिंग। ओके, तो देखिए इसमें क्या होगा, कोडिंग डिकोडिंग में कोई भी वर्ड होगा, ठीक है, इसको कोड करके कुछ लिखा हुआ होगा, इस कोड को आपको डिकोड करना है। और इस डिकोडेड जो फॉर्मूला है, जो भी पैटर्न वहाँ पे फॉलो हुआ है, ठीक है, या तो कुछ ऐड करके लिखा है या कुछ सब्ट्रैक्ट करके लिखा है, या जो भी एक्सरसाइज उसने फॉलो किया है, जो भी कोड उसने फॉलो किया है, उस कोड को आप निकालोगे और उसको नेक्स्ट वर्ड पे जो जिसके बारे में पूछा गया है उस कोड को अप्लाई कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ऐसे हमने बहुत किया है पहले भी, ठीक है। जैसे हमने देखा था ना, एक वर्ड में शुरू के दो वर्ड इंटरचेंज हो रहे थे, फिर सेम, फिर अगेन इंटरचेंज हो रहे थे, फिर सेम, फिर अगेन इंटरचेंज हो रहे थे, फिर सेम, है ना? वो भी एक कोड था, हमने उसको ढूंढा और उसको दूसरे वर्ड में लगा दिया, ठीक है। एनालॉजी में ये क्वेश्चन हमने किया था प्रीवियस वीडियो में। तो अब देखिए जैसे इसमें लिखा है फर्स्ट क्वेश्चन में, मद्रास को लिख रहा है ये तो मेरे को क्लियर ही दिख रहा है कि इसने क्या किया, शुरू के तीन वर्ड को उल्टा लिख दिया, फिर पीछे के तीन वर्ड को उल्टा लिख दिया, है ना? मद्रास लिखा है तो इसको उल्टा किया तो ये हो गया DAM, और इसको उल्टा किया तो ये हो गया SAR, यही लिखा है। तो यही आपको मुंबई में फॉलो करना पड़ेगा। इनको उल्टा करोगे तो MUM, इसको उल्टा करोगे तो IAB। तो ये ढूंढ लो MUM IAB, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। अब जैसे नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं। तो देखिए जब वर्ड से वर्ड बनेगा ना, तो हो सकता है या तो वो उल्टा कर रहा हो, है ना, या इंटरचेंज कर रहा हो सकता है इंटरचेंज कर रहा हो, जैसे मैंने यहाँ बताया, ये एनालॉजी में था एक क्वेश्चन। क्या हो सकता है कुछ ऐड कर रहा हो, दो दो ऐड करके लिख दे, मतलब एम में दो ऐड करोगे तो क्या आएगा? ओ, हो सकता है यहाँ पे ओ लिखा होता, ठीक है। तो हो सकता है कुछ ऐड करके लिख रहा हो। बात समझ में आ रही है? तो इस तरह की चीजें भी हो सकती हैं। अब दूसरे टाइप के होते हैं, किसी वर्ड को वो न्यूमेरिकल फॉर्म में लिख देता है। तो जब वर्ड को न्यूमेरिकल फॉर्म में लिखता है ना, तो वहां पे आपका फॉलो होता है आपका पोजीशन वैल्यू वाला फॉर्मूला, ठीक है। मतलब पोजीशन वैल्यू मतलब, जैसे फॉर्म है, फॉर्म को इसने लिखा है 25, तो अब जब आप A to Z अल्फाबेट लिखोगे तो इनकी पोजीशन होती है, ए की कितनी होती है 1, जेड की कितनी होती है 26, ठीक है। तो अब
ट्राई करना कि ये फॉर्म वैल्यू से होगा, ठीक है। जैसे एफ की पोजीशन वैल्यू, सॉरी पोजीशन वैल्यू क्या होती है एफ की, 6। एफ 6 नंबर पे आता है ना, A B C D E और एफ, तो ये 6 नंबर पे आता है, ठीक है। ओ कितने पे आता है, 15 पे आता है। आर 18 पे आता है। एम 13 पे आता है। या तो आप ये याद कर लो, या आप एग्जाम में जब जाओ तो ब्लैंक शीट पे पहले लिख लो A B C D E F G H I J K L M, फिर उल्टा लिखो NOPQRSTUVWXYZ, और इनके ऊपर इनकी पोजीशन वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 और 26, ठीक है। ऐसे लिख लो तो जल्दी हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने सबकी प्लेस वैल्यू लिख ली। अब इनको ऐड करो, तो इनको ऐड करने पे आ रहा है भाई साहब 52, बट मेरे को चाहिए क्या, 25। तो मेरे को क्या क्लिक किया कि 52 को अगर उल्टा कर दूं तो 25 आ जाएगा, आ गया। तो मेरे को क्या करना है, ऐड करना है। ऐड करने के बाद जो आ रहा है उसको रिवर्स करना है। अब इसने अगला दे रखा है, सूट को न्यूमेरिकली कोड किया है 96, तो SUIT। अब लिखो इनकी प्लेस वैल्यू क्या होती है, 19 21, इसकी 9 और इसकी 20। तो ये ऐड करने पे कितना बन रहा है, ये बन रहा है आपका 69। जब चारों को ऐड करोगे तो 19 प्लस 21 प्लस 9 प्लस 20, ठीक है। तो 69। मेरे को पता है कि ऐड करने के बाद क्या करना है, रिवर्स। तो ऐड करने के बाद जब उल्टा करोगे तो 96 बन जाएगा, आ गया 96। तो मतलब मैंने कोड ढूंढ लिया। मेरे को क्या करना है, प्लेस वैल्यूज को ऐड करना है और ऐड करके उनको रिवर्स करके लिख देना है। इसने पूछा किसके लिए है, रिंग के लिए। तो जब मैं रिंग के लिए निकालूंगा तो पहले मैं इनकी प्लेस वैल्यू लिखूंगा, 18 9 14 और 7। अब इन सबको मैं ऐड कर दूंगा। ऐड करने से आ रहा है मेरा 48। अब 48 को मैं रिवर्स कर दूंगा तो 84 आ जाएगा, तो यही मेरा आंसर होगा। ऐसे ही आपको कोड निकालने हैं। हो सकता है जैसे इसमें ऐड करने के बाद रिवर्स हो रहा है, या फिर ये भी हो सकता था कि कुछ ऐसा लिखा लिखा होता, इन दो को ऐड करके फिर इन दो को ऐड करके, मतलब 15 और 16 कितना हो गया, 2 1, और ये लिखा होता 3 1, मतलब शुरू के दो को ऐड किया और लास्ट के दो को ऐड किया, फिर यहाँ पे भी शुरू के दो को लास्ट के दो को, तो फिर यही फॉलो करते हैं, शुरू के दो को लास्ट को दो। तो प्लेस वैल्यू से हो सकता है कुछ भी वो कर सकता है, ठीक है। या तो ऐड करके उल्टा कर देगा, या सिर्फ ऐड करके ही लिख देगा, या फर्स्ट टू और लास्ट टू को ऐड कर देगा, ठीक है। या फर्स्ट एंड लास्ट को ऐड कर देगा, मिडिल टू को अलग ऐड कर देगा, ठीक है। तो कुछ भी फॉलो कर सकता है, वो आपको जितना प्रैक्टिस करोगे अगेन पता चलता जाएगा, ठीक है। अब एक ये है, इसमें पंक्चुअल को क्या लिख रखा है इसने, ये जो भी है रमेश का पूछा है हमसे, तो भाई लिख के देख लेते हैं पंक्चुअल। पंक्चुअल को लिख दिया इसने TSRAXSE तो मेरे को दिख रहा है P और T क्लोज हैं, PQRST, मतलब चार ऐड करने पे मिल जाएगा QRST, हाँ। अब U से S में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, दो माइनस करना पड़ेगा। U के बाद जाओगे पहले T के बाद S के बाद क्या आता है TU, है ना, दो माइनस करने से S आ जाएगा। N के लिए R में जाना है तो NOPQR, अगेन चार ऐड करना पड़ेगा। C से A में जाना है तो अगेन दो माइनस करना पड़ेगा, मिल गई सीरीज। चार ऐड करना है, दो सब्ट्रैक्ट करना है, फिर चार ऐड करना है, दो सब्ट्रैक्ट करना है। यही आप रमेश में फॉलो करोगे। तो अगर मैं रमेश के लिए लिखूं, पहले चार ऐड करो, तो चार ऐड करने से क्या आएगा, V। अब पहले ऑप्शन चेक करो, V है, यहाँ पे नहीं है तो ये गया। A से -2 करेंगे तो क्या आएगा, Y। क्या Y है, नहीं है, ये गया। इसमें है और इसमें है, ठीक है। M से फिर चार ऐड करो, Q आएगा। क्या Q है, इसमें है, ठीक है। फिर E से करो -2, तो क्या आएगा, C। तो क्या सी है, हाँ है। क्या सी है, नहीं है, तो ये एलिमिनेट हो गया। तो ये आपका आंसर हो गया, तीन ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। तो आगे के दो वर्ड्स की मेहनत बच गई, ठीक है। कई बार ऐसा होगा कि दूसरे वर्ड भी पता चल जाएगा या पहले वर्ड भी पता चल जाएगा, तो एलिमिनेशन यूज करो, है ना, जिससे टाइम बचेगा, पूरा वर्ड निकालने की जरूरत नहीं है। अब आपका एक ये है, इसमें क्या बोल रखा है, हनी को लिख दिया इसने कुछ ऐसा और लिवर को लिख दिया कुछ ऐसा। तो फ्लावर को निकालना है, तो HONEY, इसको लिख दिया इसने XCKKC। अब देखिए इसमें क्या होगा
क्या एच और एक्स क्लोज दिख रहे हैं मेरे को? नहीं, बट मेरे को वाई और एक्स क्लोज दिख रहे हैं। तो कई बार ना आपको उल्टा भी सोचना पड़ेगा, है ना। ये आपके माइंड के ऊपर है। जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतनी चीजें अनफोल्ड होंगी तुम्हारे सामने, है ना। ऐसे क्वेश्चन जब तुम्हारे सामने आएंगे तो ही ये चीजें आप इस तरीके से सोच पाओगे, हाँ यार पीछे से भी तो लिख सकता है। मतलब उसके लास्ट वर्ड से, हनी के लास्ट वर्ड से इस नए वर्ड का पहला वर्ड बना रहा है ये, कैसे? माइनस एक करके। वाई में माइनस एक करोगे तो क्या आएगा? एक्स। अब ई से अगर मेरे को सी आना है तो क्या करना पड़ेगा? -2। एन से अगर के आना है तो -3। फिर ऐसे जाना पड़ेगा। ओ से अगर के जाना है तो -4। मेरे को समझ में आ गया कि -1, -2, -3, -4, -5 ये सीरीज फॉलो हो रही है। तो पूछा, अब सेम अगर आप लीवर के लिए निकालोगे तो भी सेम सीरीज फॉलो होगी, आप निकाल के देख लेना, है ना। हम सीधे बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन पे। तब पूछ रहा है ये किसके लिए? फ्लावर के लिए। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका? यहाँ से आओ, -1। तो पहले क्या आएगा? क्यू। क्यू है सब में? हाँ, क्यू सभी में है। अब ई से आओगे आप -2 करके, तो आएगा क्या? सी। इसमें है और इसमें है, इन दोनों में नहीं है, तो ये दोनों गए। इससे आओगे -3 तो आएगा टी। इससे आओगे -4 तो क्या आएगा आपका? के। तो के इस टी तो है ही। क्या के इसमें है? हाँ, क्या इसमें है? नहीं, तो ये तीन ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। आ रही है आपको बात समझ में? तो ये क्या आ जाएगा? के, जी एंड जेड। ठीक है। तो इस तरह से आपको करना है। ये क्या हो गया? पीडीएफ आगे नहीं बढ़ रहा। ठीक है। ठीक है। अब आपका इससे अगला टॉपिक है स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। और ये टॉपिक सॉल्व होता है वेन डायग्राम पे। ठीक है। जो भी स्टेटमेंट दिया है उसके हिसाब से वेन डायग्राम बनाते जाओ और आंसर आ जाएगा। जैसे कि देखिए, इसने बोला है स्टेटमेंट पहला क्या है? ऑल टॉयज आर पेन्स। तो मान लीजिए ये पेन है और ये टॉय है। तो इसके हिसाब से क्या होगा? सारे जो टॉयज हैं, सारे, कुछ नहीं सारे, वो पेन्स हैं। मतलब पूरा जो टॉयज वाला सर्किल है ना, वो पेन के अंदर आएगा। यही है इसका मतलब, पहले स्टेटमेंट का मतलब। और दूसरे स्टेटमेंट का मतलब है ऑल गेम्स आर पेन्स। मतलब एक गेम्स वाला भी एक सर्किल है। तो अब देखिए, जब आपने टॉयज को पेन्स के अंदर डाल दिया है, तो अब गेम को पेन के अंदर डालने के दो तरीके हैं। या तो हो सकता है गेम ऐसे हो, मतलब वो टॉयज को तो टच ना कर रहा हो, बट वो है अभी भी किसके अंदर? पेन के अंदर ही। या फिर एक तरीका ये भी है कि ये टॉयज एंड गेम्स ऐसे हों। अब कुछ क्लैरिटी नहीं दी गई है ना, तो दोनों पॉसिबिलिटी है, या तो ये भी हो सकता है या ये भी हो सकता है। अब आप पढ़ोगे कंक्लूजन। कंक्लूजन क्या कह रहा है? नो टॉय इज ए गेम। नो टॉय मतलब गेम और टॉय में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो वो इसमें दिख रहा है आपको? हाँ, पॉसिबल है। फर्स्ट पॉसिबल है। नो पेन इज ए गेम, नहीं ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि गेम तो पूरा किसमें है? पेन में ही है। तो पेन और गेम में कुछ तो कॉमन होगा, तो ये नहीं हो सकता। सम टॉयज आर गेम, वो इस सेकंड वाले में पॉसिबल है। देखो इसमें दिख रहा है ना आपको कॉमन, ये वाला। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको? कुछ टॉयज क्या हैं? गेम्स हैं। बट मेरे को ये बताओ, क्या आप दोनों टाइम पे ये दोनों वेन डायग्राम बना सकते हो? नहीं। अगर आपने ये बना दिया फर्स्ट वाला, अगर आपने ये बना दिया तो आप ये नहीं बनाओगे, और अगर आपने ये बना दिया तो आप ये नहीं बनाओगे। तो या तो फर्स्ट फॉलो हो सकता है या थर्ड फॉलो हो सकता है ना। क्योंकि अगर ये किससे फॉलो हो रहा है? फर्स्ट से। और ये किससे फॉलो हो रहा है? इससे। तो या तो फर्स्ट होगा या फिर थर्ड होगा। तो ऐसा कोई ऑप्शन है? हाँ, ये इधर 1 और 3, इनमें से एक ही हो सकता है ना, दोनों एट ए टाइम फॉलो नहीं हो सकते। ठीक है। अब इसके बाद देखो, अब ये कह रहा है कि ऑल लैपटॉप्स आर कंप्यूटर्स एंड सम टैबलेट्स आर लैपटॉप्स। तो एक कंप्यूटर है, एक लैपटॉप है और एक टैबलेट है। अब इनको बनाना है। ऑल लैपटॉप्स आर कंप्यूटर्स अगेन। तो जो लैपटॉप वाला सर्किल होगा वो कंप्यूटर के अंदर चला जाएगा। सम टैबलेट्स आर लैपटॉप्स। तो जो टैबलेट है वो कुछ क्या है? लैपटॉप है। आ गई कुछ? ठीक है। ऑल टैबलेट्स आर कंप्यूटर्स, नो भाई, क्योंकि कंप्यूटर तो ये रहा, टैबलेट्स तो इसके बाहर भी हैं। तो सारी टैबलेट कंप्यूटर तो नहीं है। सम टैबलेट्स आर कंप्यूटर्स, यस। सम कंप्यूटर्स आर लैपटॉप्स, यस, क्योंकि इतना बड़ा कंप्यूटर है, इसमें से कुछ क्या है? लैपटॉप भी हैं। तो ये भी फॉलो होगा। तो 2 और 3 हो गए। सॉरी, ये ओनली 2 एंड 3। बात समझ में आई? तो वेन डायग्राम बना लोगे तो इजीली आंसर कर पाओगे। ठीक है। और बाकी दिमाग में ही सोचते रहे
तो हो सकता है कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। तो वेन डायग्राम बना लेना, उसके हिसाब से सॉल्व करते रहना, ठीक है। इससे अगला टॉपिक है न्यूमेरिकल सिंबलिक ऑपरेशन, ठीक है। और इसके दो क्वेश्चन आजकल आपके एफकेट में देखने को मिलते हैं, और इसमें समझाने जैसा कुछ नहीं है, बच्चों वाली गणित है, ठीक है। इसमें क्या बोलेगा, देखिए पहला क्वेश्चन, इसमें तीन ही तरह के क्वेश्चन है, या तो नंबर्स को इंटरचेंज करेगा, या सिंबल्स को इंटरचेंज करेगा, या नंबर और सिंबल दोनों को इंटरचेंज करेगा। मैंने तीनों तरह के क्वेश्चन डाले हुए हैं, एक एक देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ये हिट एंड ट्रायल है पूरा, इसमें कोई तरीका नहीं है, ठीक है। अब ये कह रहा है बाई इंटरचेंजिंग द गिवन टू नंबर्स विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन विल बी करेक्ट। मतलब ये कह रहा है कि अगर एक और नौ को इंटरचेंज कर दें, मतलब जहां भी एक लिखा है उसकी जगह नौ लिख दो, और जहां भी नाइन लिखा है उसकी जगह वन लिख दो, ठीक है। वन की जगह नाइन एंड नाइन की जगह वन, तो कौन सी इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है, वो आपका आंसर होगी, ठीक है। तो फर्स्ट के लिए ट्राई करो। तो नाइन की जगह क्या लिखना है आपको, वन, मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई, थ्री का थ्री, माइनस का माइनस फोर, डिवाइड की जगह डिवाइड टू आएगा, प्लस का प्लस ही रहेगा, और वन की जगह क्या लिखोगे, नाइन बराबर टेन। यही है पहली इक्वेशन ऑफ इंटरचेंज करने के बाद। तो पहले डिवाइड को सॉल्व करोगे, तो ये वन इंटू थ्री क्या आएगा, थ्री, माइनस फोर डिवाइड बाई टू क्या आएगा, टू, प्लस नाइन इज इक्वल टू टेन। तो ये कितना आ रहा है, नाइन प्लस वन, तीन में से दो गए तो एक, इज इक्वल टू टेन। तो टेन इज इक्वल टू टेन, क्या इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई, यस। तो यही आपका आंसर होगा। अब ये आपकी किस्मत है कि आपने पहला ही ऑप्शन चेक किया और वही करेक्ट हो गया। हो सकता है पहला करेक्ट नहीं होता तो आप आगे चलते सेकंड पे, सेकंड नहीं होता तो थर्ड पे जाते, थर्ड नहीं होता तो फोर्थ पे जाते, ठीक है। तो ये आपकी किस्मत है। बात समझ में आ रही है। अब सेकंड में देखिए, एक छोटी सी चीज और बता दूंगा जिससे आपको एक दो सॉरी ऑप्शन आप एलिमिनेट कर लोगे इस क्वेश्चन के थ्रू, ठीक है। ये कह रहा है कि टू साइंस किसको हम इंटरचेंज करें कि जिससे गिवन इक्वेशन करेक्ट हो जाए। तो ये गिवन इक्वेशन है अपने पास, तो इसमें बोला है साइन इंटरचेंज करने, मतलब नंबर्स इंटरचेंज नहीं करने। तो पहले मैं नंबर्स को लिख लेता हूँ, 81 है, 9 है, 15 है, 3 है, और 4 है, और यहाँ पे 50 है, ठीक है। अब ये कह रहा है पहले कि माइनस और मल्टीप्लाई को इंटरचेंज कर दो। तो जो जहाँ मल्टीप्लिकेशन है वहाँ पे माइनस लगा दो, प्लस का प्लस ही रहेगा, डिवाइड का डिवाइड ही रहेगा, और माइनस की जगह ये मल्टीप्लाई। तो कितना हो जाएगा ये, 81 माइनस नाइन, प्लस ये कितना आ जाएगा, 5 इंटू फोर। तो ये कितना हो गया, 81 माइनस नाइन प्लस 20 इज इक्वल टू 50। क्या ये बराबर आ रहा है, नहीं। तो ये आपका आंसर नहीं हो सकता। अब आप सेकंड ऑप्शन देखिए, ये कह रहा है प्लस और माइनस को इंटरचेंज कर दो। अब देखिए, आप मेरी बात सुनिए, अगर आप एट प्लस और माइनस को इंटरचेंज करोगे तो क्या यहाँ से आगे कुछ चेंज नहीं होगा। मतलब जो 81 वन इंटू नाइन है वो एज इट इज ही रहेगा। और 81 वन इंटू नाइन करके देखो, अब नाइन, और ये आ रहा है 729। तो मेरे भाई, अब यहाँ पे चाहे कुछ भी आ जाए, वो इतना बड़ा नंबर तो नहीं आ सकता ना कि उसको 729 में से आप घटा दो और वो 50 बन जाए। तो आप थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करके ये बोल सकते हो, यार प्लस माइनस को इंटरचेंज करने से तो कुछ नहीं होगा। अगेन, डिवाइड और माइनस को इंटरचेंज करने से तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि 729 बहुत बड़ा नंबर है, इसको कुछ करना पड़ेगा, तभी आप इधर 50 ला सकते हो। तो नहीं होगा। अब ये वाला चेंज करके देख लो। तो इसमें बोल रहा है डिवाइड की जगह मल्टीप्लीकेशन, एंड मल्टीप्लीकेशन के लिए डिवीजन। तो 81 मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड कर दिया 9, प्लस का प्लस ही रहेगा, 15 डिवीजन की जगह मल्टीप्लीकेशन, 3 माइनस फोर इज 50। तो 81 अपॉन नाइन कितना होगा, 9, प्लस ये हो गया 45 माइनस फोर, 50। तो ये हो गया आपका 9 माइनस फोर, 5 प्लस 45, 50 इज इक्वल टू 50। तो ये आपका आंसर हो गया इस पे। बात समझ में आ रही है। तो जैसे मैंने सेकंड और थर्ड ऑप्शन थोड़ा एलिमिनेट किया बस कॉमन सेंस से, कि भाई इतना बड़ा नंबर बन रहा है 729 मल्टीप्लाई करने पे, तो इसमें से तो मैं कुछ भी माइनस कर दूं तो 50 तक नहीं पहुंच पाऊंगा, है ना, क्योंकि आगे इतनी बड़ी डिजिट्स नहीं है। बात समझ में आ रही है। तो ऐसे करके एक दो ऑप्शंस आप एलिमिनेट कर सकते हो, ठीक है। अब लास्ट वाला क्वेश्चन, अभी तक आपने क्या देखा, इस वाले क्वेश्चन में क्या देखा आपने, नंबर्स को इंटरचेंज किया। इसमें क्या देखा, सिंबल्स को इंटरचेंज किया। अब लास्ट क्वेश्चन में नंबर्स भी इंटरचेंज करने हैं और सिंबल्स भी इंटरचेंज करने हैं। अगेन वही ऑप्शन वाइज चेक करो। पहले में क्या करना है, एट, माइनस की जगह क्या करना है अपने को, प्लस, प्लस और माइनस को इंटरचेंज करना है, और सिक्स और थ्री को करना है, ठीक है, याद रखना। तो एट, माइनस की जगह क्या कर दोगे, प्लस, थ्री को सिक्स,
मल्टीप्लिकेशन का मल्टीप्लिकेशन 4 का 4 रहेगा, डिवाइड का डिवाइड, 6 का 3 हो जाएगा, सॉरी 6 की जगह क्या आ जाएगा 3, एंड प्लस की जगह क्या आ जाएगा -9, और बराबर में कितना है 18। ठीक है, तो ये आएगा कितना 8 प्लस 6 × 4 / 3 -9, ऐसे ही लिखोगे इसको। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो 8 प्लस 8 -9 इज 18। तो 16 में से 9 गए तो कितना बचा, ये 7। क्या ये सही है? नहीं। तो ये आपका फर्स्ट ऑप्शन नहीं हो सकता। अब सेकंड ऑप्शन चेक करो, आपके पास कोई तरीका ही नहीं है। तो 8 का 8 ही रहेगा, माइनस, प्लस की जगह माइनस लिखोगे, फिर 4 आएगा, मल्टीप्लीकेशन 6 की जगह 3, 6 की 3 की जगह 6, माइनस की जगह प्लस, ये हो गया। तो 8 माइनस 4 × 3/6 प्लस 9, 2 2। ठीक है, तो 8 - 2 कितना हो गया, 6 प्लस 9। तो ये आपका 15 मल्टीप्लाई बाय 15 आ गया, सॉरी 15 इज इक्वल टू 15 आ गया, 15 इज इक्वल टू 15। तो सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट है। तो इसी तरह से आपको बस ऑप्शन चेक करने हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो ये आपका हो गया ऑर्डर एंड, सॉरी न्यूमेरिकल सिंबॉलिक ऑपरेशन। तो आपका कंप्लीट मैथ्स हो चुका है। ठीक है, सॉरी, तो आपका कंप्लीट मैथ्स हो चुका है, सारे कंक्लूजन, वेन डायग्राम, सॉरी मैथ्स बोल रहा हूँ यार, रीजनिंग हो चुका है, पता नहीं दिमाग को क्या हो गया है। ठीक है, तो कंप्लीट रीजनिंग खत्म है आपका। ठीक है, टोटल 18 टॉपिक्स हैं इस पूरे स्लाइड पे। ठीक है, जो हमने 3 पार्ट्स में कवर किए हुए हैं। तो जिन्होंने प्रीवियस वाले नहीं देखे हैं वो देख लेना, है ना। रीजनिंग में कुछ भी कनेक्टेड तो है नहीं, आप बाद में भी देखोगे तो भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो कंप्लीट रीजनिंग खत्म है आपका। अब आप प्रैक्टिस करो जहाँ से भी आप कर रहे हो। आपको जो भी डाउट आता है इस टेलीग्राम ग्रुप पे पोस्ट करो। ठीक है, बात समझ में आई? यही था। जय हिंद।